नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आगे के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये EEC EIC का जो MSBT का जो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो 6 सेम का सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समर 2019 के पेपर पे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो उसको देखते हैं। तो अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी तुम्हारे 4 मार्क का है और इसमें से अपने को 4 अटेम्प्ट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है कंपेयर ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो पैरामीटर देखे हैं इनिशियल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट जो है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का लेस है, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का मोर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, ओवरहेड में इजीली डिटेक्ट हो सकता है फॉल्ट और अंडरग्राउंड में डिफिकल्ट है उसको फाइंड आउट करना। अपीयरेंस देखने में कैसा है, तो ओवरहेड में देखने में जो है भद्दा है या फिर अच्छा नहीं है, और ये जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में देखने में जो है गुड है या डिसेंट है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन उसमें लेस सेफ्टी है और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में जो सेफ्टी है वो ज़्यादा है। मेंटेनेंस जो इजीली पॉसिबल है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में जो है डिफ़िकल्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में जो है मेंटेनेंस कॉस्ट लेस है, बहुत ही कम रहता है, और अंडरग्राउंड में ज़्यादा होता है। और इसका यूजेस कहाँ पे होता है, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में फॉर जनरल प्रीमाइसेस, और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन यूज़ होता है जो थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज पर IS वायरिंग डायग्राम एंड सिमेटिक डायग्राम। तो एक तो ये सेपरेटली पूछेगा तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, और ये अभी 2 डेफिनेशन एक साथ पूछा इसलिए 4 मार्क के लिए पूछा है। तो वायरिंग डायग्राम में ये दिखाया जाता है कि वो इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है, और उसका जो इंस्टॉलेशन उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा का इंस्टॉलेशन दिखाया जाता है, कनेक्शन, और किस प्रकार से वो कनेक्शन किया गया है, और जो एक्चुअल उसका लेआउट है वायरिंग का वो है वायरिंग डायग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिगर से दिखाया गया है, ये देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है, ये 3 स्विच है, ये रेगुलेटर है, और यहाँ पे तुम्हारा ये लैंप है और ये तुम्हारा फैन है। इस प्रकार से इसको बोलेंगे वायरिंग डायग्राम। और सिमेटिक डायग्राम तो जो है एक्सप्लेन करने के लिए जिससे कि ऑपरेटर जो है इजीली ऑपरेट कर सके और इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट कर सके और अच्छे से उसका सर्किट को समझ सके, इसलिए ये सिमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। और इसका जो डायग्राम से दिखाया गया है इसका एग्जांपल इस प्रकार से, ये तुम्हारा न्यूट्रल है, ये तुम्हारा लाइन या फिर फेज बोलो, ये स्विच है, और ये तुम्हारा लाइट और ये तुम्हारा फैन। इस प्रकार से ये सिमेटिक डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट द सीक्वेंस फॉलो टू प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो किस सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है कमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए। तो मिनिमम 8 पॉइंट जो है वो एक्सपेक्टेड है 4 मार्क के लिए, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। तो फॉलोइंग सीक्वेंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो पहला पॉइंट जो देखे हैं, सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार का लोड है और टोटल लोड कितना है ये कमर्शियल इंस्टॉलेशन में। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि टोटल जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसको डिफ्रेंशिएट करना है लाइटिंग लोड और पावर लोड को, ठीक है, कितना हमारा लाइटिंग लोड है और कितना हमारा पावर लोड है। तीसरा जो पॉइंट है, जो हमारा लाइटिंग लोड हमने डिसाइड कर लिया, उसको क्या करना है, सब सर्किट करना है, लाइटिंग सब सर्किट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखे थे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में, नंबर ऑफ लाइटिंग सब सर्किट दैट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिकल लाइटिंग लोड डिवाइड बाय 800 वाट। तो ये हमारा सब सर्किट डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लाइटिंग सब सर्किट दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट डिवाइड बाय 10। यहाँ पे जो वेटेज से अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेक द नंबर ऑफ पावर सब सर्किट। अब जो पावर लोड है उसका भी सब सर्किट फाइंड आउट करना है। तो उसका भी सेम वही फॉर्मूला से
कि नंबर ऑफ पावर सब सर्किट दैट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिकल पावर लोड डिवाइड बाई 3000 वाट। तो इसमें 2000 वाट और 3000 वाट देखिए ये कन्फ्यूजन है, तो इससे बेस्ट है कि 3000 वाट ही कंसिडर करना है। या फिर पॉइंट के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ पावर सब सर्किट दैट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पावर पॉइंट डिवाइड बाय 2 पॉइंट्स लेना है, 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने को टोटल जो पावर कंज्यूम कर रहा है एक एक जो तुम्हारा लाइटिंग सर्किट और पावर सब सर्किट। तो सबसे पहले अपने को पावर जो कंजम्पशन है उसको फाइंड आउट करना है सभी लाइटिंग सब सर्किट या पावर सब सर्किट का। उसके बाद जो है अपने को जो उसका इनपुट रेटेड करंट, उसका रेटिंग कितना करंट वो कंज्यूम कर रहा है लाइटिंग सर्किट और जो पावर सर्किट, उसको फाइंड आउट करना है। और ये फार्मूला अपने को मालूम है पावर का, VI cos phi, इनपुट पावर फॉर एवरी सब सर्किट, वोल्टेज जो है 230 वोल्ट एंड इनपुट्स करंट फॉर एवरी सब सर्किट दैट इज़ 1। तो जो ये फार्मूला है इस प्रकार से वोल्टेज जो है 230 लेके अपने को करंट फाइंड आउट करना है। ये पावर का फार्मूला देखे VI cos phi। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट में ये बताया गया है कि जो साइज ऑफ वायर, ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिया है, तो फाइंड करंट के हिसाब से अपने को जो वायर का साइज़ कितना लेना है वो डिटरमाइन करना है। इसके पहले हमने एक वीडियो में देखे हैं कि टेबल देखे हैं, अगर कितना करंट है तो कितना साइज़ का अपने को वायर या केबल सिलेक्ट करना है, तो उस पर से अपने को फाइंड आउट करना है कि अपने को वायर का साइज़ कितना लेना है। उसमें जो है अपने को स्टार्टिंग सर्ज और फ्यूचर एक्सपेंशन को कंसिडर करते हुए वो वायर का साइज सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखे हैं कि उसके बाद अपने को जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग सर्किट सब सर्किट वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया, अभी उसको क्या करना है, अपने को सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है आउट, ठीक है, प्लान का लेआउट मार्क करो। उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद अपने को एस्टिमेट करना है, तो अपने को लेंथ जो है कितना अपने को, अगर कंडक्ट का कर रहे हैं तो कंडक्ट या फिर बैटन जो है वो कितना जरूर लगेगा, उसका लेंथ का कैलकुलेट करना है। उसी प्रकार से टोटल वायर अपने को कितना लगेगा, वो किस साइज़ का लगेगा, वो भी अपने को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये सब फाइंड आउट होने के बाद एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, तो उसका एक लिस्ट तैयार करना है। फाइंड आउट द कॉस्ट, उसके बाद अपने को कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर का जो चार्जेस है वो उसमें डालना है चार्ट में। उसके बाद टोटल कॉस्ट वो जो निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रॉफिट मार्जिन और कंटिजेंसी चार्जेस। तो ये जो आक्सीमक्स चार्जेस या प्रॉफिट मार्जिन और ये जो टोटल कॉस्ट जो निकला है पूरा का पूरा अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड आउट पर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। उसके बाद जितना भी टोटल हमारा चार्जेस आया वो पर पॉइंट चार्जेस निकालना है और ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से ये जो है कमर्शियल इंस्टॉलेशन का टोटल जो स्टेप्स है, क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है कि सीक्वेंस टू बी फॉलो टू प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस है ये तुम्हारा 16 पॉइंट का सीक्वेंस है, एक के बाद एक ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कमर्शियल इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखे, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट कई बार ये जो है करीब पिछले 3-4 सालों से पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट में ही गिना जाएगा। ये जो है स्टेट द मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये चैप्टर 6 का है, कॉन्ट्रैक्टिंग जो चैप्टर है उस चैप्टर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें भी डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन पूछा इसलिए 4 मार्क के लिए। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या है, EMD शॉर्ट में बोलता है। तो EMD जो है एक डिपॉजिट है गारंटी के तौर पे, जो बिडर है, जो टेंडर भरा है उनके तरफ से वो भरा जाता है, और वो टेंडर अगर उसको मिलता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि कॉस्ट बहुत कम हो गया है, ये लॉस पे जा रहा है, तो इन दैट केस अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये जो अर्नेस्ट मनी है वो फॉरफिट हो जाता है या जब्त हो जाता है। इसलिए अर्नेस्ट मनी पहले जमा करना पड़ता है, जो बिडर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भरते हैं। वो जो है अराउंड जो भी तुम्हारा कॉस्ट है वर्क का, उसका 2 से लेके 5% तक उसका अमाउंट होता है। और ये जो है बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो बिडर है जिन्होंने टेंडर भरा है उनको टेंडर नहीं मिला, उनको वो पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन जिसको टेंडर मिला है वो पैसा उसका जब्त रहता है जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, वो फिनिश होने के बाद वो जो है क्लेम कर सकता है, उसका पैसा उसको रिफंड मिल जाता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, SD बोला है, वो वर्क रहता है। वर्क जो है
एज पर स्पेसिफिकेशंस या फिर उसका एक पीरियड मेंशन किया रहता है कि इसको 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल जो भी है उस पीरियड तक वो वर्क जो है वो दौरान वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ख़राब हो जाता है तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब्त हो जाता है। इसलिए ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टर का जब्त रहता है जब तक वो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो, जब तक वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ये जो है अराउंड 5 to 10% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ये 5 से 10% तक जो है वो टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका लगभग होता है 5 से 10% तक। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इन कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सबमिशन एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर। तो ये जो है टेंडर को सबमिट करने का प्रोसीजर क्या है या फिर उसका ओपनिंग का प्रोसीजर क्या है। तो ये सबसे पहले इसमें भी दो टॉपिक को इंक्लूड किया गया, इसलिए 4 मार्क का है, प्रोसीजर और ओपनिंग ऑफ टेंडर। तो सबसे पहले जो है प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। तो टेंडर इज सबमिटेड फ्रॉम पार्टी 2 टू पार्टी 1 इज सील्ड एनवलप विद इन ए स्पेसिफिकेशन डेट एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्टी है वो पहले पार्टी को टेंडर सबमिट करते हैं पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद जो है ये सेकंड एनवलप जो है, पहला और दूसरा एनवलप जो है वो तीसरा एक एनवलप में भर के, बड़ा एक एनवलप में भर के वो सबमिट किया जाता है। और पहले जो एनवलप रहता है उसके ऊपर जो ट्रेजरी चालान है, डिपॉजिट है, कॉल रिसिप्ट है या फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स है या फिर लिस्ट ऑफ मशीनरी जो मशीन यूज़ करने वाले, वो सब उसका जो एविडेंस है या जो डॉक्यूमेंट है वो पहले एनवलप में डाला जाता है। और सेकेंड एनवलप में जो कोट किया गया है टेंडर का उसका रेट सेकेंड एनवलप में लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों एनवलप को तीसरा जो एक एनवलप है उसके अंदर डाला जाता है और उसके ऊपर जो वर्क है, एड्रेस है, नेचर, वो सब डिटेल एनवलप के ऊपर दिया जाता है। और ये जो एनवलप है ड्यू उसका जो बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट जो स्पेसिफिक टाइम और डेट है उसके अंदर वो जाके सबमिट करता है ऑथोराइज के तरफ या फिर अथॉरिटी के तरफ। ठीक है, इस प्रकार से ये ओपनिंग का जो है सबमिशन का मेथड है। और ओपनिंग का मेथड क्या है कि सील जो एनवलप है ये सभी जो है, जो बिडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो फार्म जिन्होंने टेंडर भरा है उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके सामने ओपन किया जाता है। और तो सभी बिडर जो भी टेंडर भरा है सबके सामने स्पेसिफिक जो है डेट मेंशन पहले से देके रहता है, वो डेट और टाइम के वहाँ पे सभी रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है और उनके सामने वो टेंडर ओपन किया जाता है। और सबसे पहले जो है नंबर 1 जो है वो ओपन किया जाता है एनवलप, और ऑल डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट उसमें है या नहीं। अगर वो ओके है उसके बाद ही सेकेंड जो एनवलप है उसको ओपन किया जाता है। और अगर पहले एनवलप में डॉक्यूमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, सभी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट नहीं है, तो उसका सेकंड एनवलप जो है, जो बिडिंग वाला एनवलप है या टेंडर फिल वाला एनवलप है, रेड कोड जिसमें किया है, वो ओपन नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो पहला एनवलप पूरा चेक होने के बाद सब जिसका पहला एनवलप ओके है, देन उसका सेकंड एनवलप ओपन किया जाता है। सेकंड एनवलप में जो है रेड कोड करके रहता है, तो रेट के हिसाब से कंपेरिजन किया जाता है कौन से पार्टी ने, कौन से कंपनी ने कितना रेट कोट किया है। तो उसके अंदर से फिर जो लोएस्ट रहता है उसमें से जो कंपनी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है हैंड ओवर करता है ना। कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है या काम है उस पार्टी को या उस कंपनी को मिलता है। तो जो ऑथोराइज है नंबर 1 जो पार्टी है वो अगर भले ही नंबर 2 का रेट जो है सबसे लोएस्ट है, उसके बावजूद भी उसका कैंसिल हो सकता है, उसका जो टेंडर है रिजेक्ट हो सकता है अगर उसका पहले से रेपुटेशन पुअर है, पहले से मार्केट में उसका नाम अच्छा नहीं है, या फिर उसके पास बहुत सारा काम पहले से हाथ में है, तो इसमें भी उसके वजह से उसका काम डिले हो सकता है, या फिर उनके जो ड्राइंग है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से उसका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बोला है कि पहले एनवलप को चेक किया जाता है और उसके बाद जो है सेकेंड एनवलप जो है जिसका कंप्लीटेड है उसी का ओपन होता है, और जिनका कंप्लीट नहीं है उसका जो है सेकेंड एनवलप ओपन नहीं होता है, वो फ्रीज किया जाता है। सभी का ओपन होने के बाद जो लोएस्ट जो बिडर है उसी को कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, हैंड ओवर किया जाता है। कंपलसरी नहीं है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर एनी रीज़न। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।